नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत में तुर्क का आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बार तुर्क का आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। उसके बाद दूसरा तुर्क का आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने किया था। आई बात समझ में? तो साथियों, बहुत डिटेल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर आप तो मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ। कई सारे टीचर ना मध्यकालीन भारत को भारत में अरबी आक्रमण से ही शुरू करता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत को। लेकिन कई सारे टीचर, कई सारे विश्लेषक, कई सारे इतिहासकार भारत के मध्यकालीन इतिहास को वहां से शुरू करता है जहां से गुलाम वंश की शुरू होती है। ठीक है, तो गुलाम वंश कहां से शुरू होती है? मोहम्मद गौरी ने जीता हुआ क्षेत्र में गुलाम नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्तियार। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पर नियुक्त किया था। तो वहीं से ही एक्चुअल में मध्यकालीन भारत शुरू होता है, मोटे तौर पर देखा जाए तो। कई सारे इतिहासकार अरबी आक्रमण से ही शुरू कर देता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने विश्लेषण किया है, तो मध्यकालीन भारत गुलाम वंश से ही शुरू होता है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आई बात समझ में? तो मध्यकालीन भारत एक्चुअल में साथियों मोहम्मद गौरी के बाद ही, मोहम्मद गौरी ने जिन गुलामों की नियुक्ति की थी वहीं से एक्चुअल में शुरू होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चंदावर युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का वास्तविक रूप से स्थापना होती है भारत में। ठीक है, तो उसी के बाद हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है। आई बात समझ में? तो आइए साथियों, हम इस सेक्शन पर बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो मैंने आपको पिछला एपिसोड में बताया था, पिछला वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गजनवी ने बहुत बड़े एरिया में भारत पर जीत हासिल किया था। ठीक है, इस तो मोहम्मद गजनवी ने मरने के पहले अपने दोनों बेटों में अपने जीता हुआ क्षेत्र को बांट दिया था बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, तो इसका दो पुत्र था, मसूद और मोहम्मद। लेकिन मसूद बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। वो चाहते थे कि पूरा जीता हुआ क्षेत्र को मेरे अंडर में ही रहे, मैं ही शासन करूं। ठीक है, यही कारण है कि अपने भाई को, मोहम्मद को मार दिया और पूरा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। आई बात समझ में? तो साथियों, इसका मसूद का पुत्र था महदूद। तो मसूद के बाद महदूद ही मोहम्मद गजनवी के जीता हुए क्षेत्र पर राज कर रहे थे। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, ये है साथियों उस समय का नक्शा जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। साथियों, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा अशोक शासन कर रहे थे ना, तो भारत के हिस्से में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान के भारत भी था। ठीक है, बांग्लादेश भी था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टूटते गया और ये छिन्न भिन्न होते गया। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अलग देश है, अफगानिस्तान भी अलग देश है, बांग्लादेश भी अलग देश है, भारत भी अलग देश है। ठीक है, तो ये था उस समय का नक्शा भारत का। ठीक है साथियों, ये है गजनी जहां पर मोहम्मद गजनवी शासन कर रहे थे। ये है गोरी जहां पर गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत गोरी वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पास है हैरात और इधर एरिया से है सुलजी। ठीक है, सुलजी राजवंश इधर के एरिया में रहते हैं। ये है साथियों ख्वारिज का क्षेत्र, ये है खुरासन का क्षेत्र। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में रहा हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उस समय गजनवी का क्षेत्र लगभग पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया में था। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, मसूद की मृत्यु हो जाती है ना, तो इस गजनवी का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका दो कारण था कि गजनवी वंश का पतन का दो कारण था। पहला था मोहम्मद गजनवी और मसूद की मृत्यु, उसके बाद योग्य शासन ना होना। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है साथियों? इस क्षेत्र में बहुत बड़े राजवंश शासक रहते थे, सुलजी राजवंश। इन्होंने इस पर अटैक किया गजनी क्षेत्र पे। ठीक है, तो यही कारण है कि ये लगातार पतन की ओर, लगातार कमजोर होता जा रहा था। तो ऐसे माहौल में साथियों, तो गजनी के क्षेत्र में गोरी राजवंश शासन कर रहे थे, उसी के अंडर में, गजनवी के अंडर में गोरी राजवंश शासन कर रहे थे। तो इस क्षेत्र में शासन कौन कर रहे थे साथियों? अलाउद्दीन जहान सोज। ठीक है, तो मौका का फायदा उठाकर जहान सोज ने, ठीक है, इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में गोरी राजवंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो गोरी वंश की स्थापना दरअसल अलाउद्दीन जहान सोज ने किया था। आई बात समझ में? साथियों, अलाउद्दीन जहां सूज के दो भतीजे थे। पहला है गयासुद्दीन। ठीक, गयासुद्दीन
और दूसरा है सुहाबुद्दीन। ठीक है, इस सुहाबुद्दीन का नाम ही एक्चुअल में मोहम्मद गौरी है। ठीक है, जिस पर हम अच्छे से बात करेंगे, मोहम्मद गौरी जिन्होंने भारत पर अटैक किया था इस। ठीक है, तो अलाउद्दीन जहांसोज ने अपने कार्यकाल में अपने दो भतीजे गयासुद्दीन गौरी और सुहाबुद्दीन गौरी को जेल में बंद कर देता है, कैद कर देता है। ठीक है, जब अलाउद्दीन जहांसोज की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी इस क्षेत्र का, गौरी राजवंश का राजा बनता है, शासक बनता है। जब ये शासन कर रहे थे ना सैफुद्दीन गौरी, तो जेल में बंद था गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन, तो इसको रिहा करवा देता है सैफुद्दीन गौरी। आई बात समझ में? तो पुनः रिपीट करा देता हूं कि गौरी वंश की स्थापना अलाउद्दीन जहांसोज करता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने दो भतीजे गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन को जेल में ठुसवा देता है, बंद करवा देता है ताकि बगावत ना करे उनके खिलाफ। शहाबुद्दीन एक्चुअल में मोहम्मद गौरी है, इस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब अलाउद्दीन जहांसोज की मृत्यु हो जाती है ना, तो सैफुद्दीन गौरी इनका जो पुत्र है वो राजा बंद है, इस क्षेत्र में शासन करता है एक्चुअल में। आई बात समझ में? तो सैफुद्दीन के कार्यकाल में गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन को रिहा कर दिया जाता है। आई बात समझ में? अब एक्चुअल में शुरू होता है गौरी राजवंश। ठीक है साथियों, तो क्या होता है, जब देखो प्राचीन भारत में जितने भी शासक हुए ना, चाहे कोई भी क्षेत्र का शासक हो, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते थे। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य अपने अंडर में रहे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा राज्य अपने अंडर में किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, युद्ध करना पड़े, लाशों खून की नदियां बहाना पड़े, लेकिन वो चाहते थे कोई भी स्थिति में हमारे पास ज्यादा राज्य हो, ज्यादा क्षेत्र हो। ठीक है, तो उस समय तो सिर्फ दो ही विकल्प था। पहला विकल्प क्या था, युद्ध करके अपने क्षेत्र में लाना, और दूसरा वैवाहिक संबंध। ठीक है, मतलब मित्रता वाला संबंध, तो विवाह करके, मित्र करके अपने क्षेत्र में कर लेते थे। ठीक है, तो गयासुद्दीन ने जो इस क्षेत्र का राजा बन गया था, शासक बन गया था, तो इन्होंने गजनी क्षेत्र पर अटैक कर लिया और गजनी क्षेत्र को जीत लिया। कौन? गयासुद्दीन ने गजनी क्षेत्र को जीत लिया और अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, अब इसका विस्तार क्या होता है, गौरी राजवंश से गौरी क्षेत्र से अब लगातार इसका विस्तार होते हुए गजनी की ओर जा रहा था। तो गजनी को इन्होंने जीत लिया गयासुद्दीन ने। अब जीतने के बाद साथियों मोहम्मद गौरी, जो कि शहाबुद्दीन के नाम से प्रचलित था उस समय, तो इन्होंने गजनी क्षेत्र पर इनको नियुक्त कर दिया, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी भी चाहेगा कि मेरा साम्राज्य और बड़ा हो, जितना क्षेत्र तक हो वहां तक मेरा राज्य स्थापित हो। तो उनकी नज़र में ना चार दिशाएं थी। ठीक है, उत्तर की ओर जीत कर हेरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, या फिर दक्षिण की ओर जो खुरासान है इसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, या फिर पश्चिम की ओर जो ख्वारिज्मा है उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, या फिर जो पूर्व की ओर जो भारत है उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला जाए। उसके पास चार विकल्प था। आई बात समझ में? वो चाहते थे तो सभी क्षेत्र को जीत सकते थे, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। साथियों, इधर जो हेरात है, उत्तर की ओर हेरात साम्राज्य, हेरात क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। ठीक है, जो ख्वारिज्मा क्षेत्र के जो शासन है ना, वो बहुत ज्यादा प्रबल शक्तिशाली था। खुरासान के क्षेत्र भी शासक बहुत ज्यादा मजबूत था। ठीक है, तो लड़ाइयाँ उससे लड़ी जाती है, सभी कार्यकाल में आप देखेंगे तो लड़ाइयाँ उससे लड़ी जाती है जो खुद से कमजोर हो। आई बात समझ में? आप वर्तमान समाज में भी देखते होंगे, देश में लड़ाइयाँ उससे लड़ते हैं जो खुद से कमजोर होता है कि उसे आसानी से हराया जा सके। जो मजबूत है, जो ताकतवर पर्सन है, उससे इंसान बात करने के लिए भी डरता है, उससे उलझने के लिए भी डरता है, लड़ाई तो दूर की बात है। तो इस क्षेत्र, गजनी के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी राज कर रहे थे। ठीक है, तो ख्वारिज्मा, खुरासान और हेरात के क्षेत्र में इसलिए इन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत क्षेत्र था, मजबूत शासक इस क्षेत्र में राज कर रहे थे। आई बात समझ में? अब उसका ध्यान किधर गया? भारत की ओर। आई बात समझ में? पूर्व में भारत था, तो भारत देश उस समय राजपूत काल चल रहा था जिस समय मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। ठीक है, जिस समय मोहम्मद गौरी ने अटैक किया उस समय राजपूत काल चल रहा था, और उस समय क्या होता? पंजाब के क्षेत्र था, मुल्तान, सिंध, चौहान, सोलंकी, गढ़वाल, यानी कि हर क्षेत्र का अलग अलग राजा था, कोई एक केंद्रीकृत राजा नहीं था। मतलब भारत को पूरा एक ही राजा मतलब संचालित नहीं कर रहा था, मतलब छोटे छोटे भागों में बटा था, कहने का मतलब है। आई बात समझ में? तो मोहम्मद गौरी ने इसी क्षेत्र पर, भारत पर क्षेत्र पर
अटैक करने के लिए मंजूरी दी, अनुमति दी, ठीक है, अपने शासकों मतलब अपने सेनाओं को, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, राजपूत काल में क्षेत्र विशेष में बटा हुआ था। आई बात समझ में। और उस क्षेत्र विशेष के लोग अपने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, ठीक है। जैसे चौहान वंश के लोग गढ़वाल से लड़ रहे थे, गढ़वाल के लोग चौहान वंश से लड़ रहे थे कि ये मेरे साम्राज्य में आ जाए, ठीक है। अब आते हैं साथियों, ये है अपना गजनी। अब गजनी से डायरेक्ट ये इधर की ओर आया, मुल्तान की ओर, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया, भारत के धन को लूटने के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है। तो साथियों सबसे पहला आक्रमण 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान में किया था, जो पंजाब के एरिया है लगभग, ठीक है, जो पंजाब के एरिया है, ये पंजाब है तो पंजाब से सटा हुआ एरिया है मुल्तान। तो सबसे पहला जो अटैक हुआ 1175 में मुल्तान के एरिया में हुआ, ठीक है। तो किसके खिलाफ हुआ साथियों? तो हम देखेंगे कि मुल्तान में एक जनजाति जाति रहती थी, करमाथिया। तो करमाथियों को इन्होंने पराजित किया मुल्तान में, ठीक है। तो 1175 में मुल्तान के करमाथिया जाति को हरा दिया और अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। अब मुल्तान को तो जीत लिया, अब मुल्तान तक सीमित नहीं रहा क्योंकि वो तो पूरा भारत को जीतने के लिए आया है मोहम्मद गौरी, ठीक है। वो तो भारत, उसको पता है ना कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा है, क्षेत्र विशेष में बटा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जीत आसान होगी। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर जीत हासिल करने के बाद सिंध पर आक्रमण किया। तो उस समय ना सिंध पे एक सबरू जाति थी, ठीक है, सबरू जाति शासन कर रहे थे सिंध के क्षेत्र में, तो उनको भी पराजित करके ये अपने गजनी क्षेत्र में मिला लिया। अब देख रहे हो लगातार ये विस्तार लेके जा रहा है, ठीक है। तो गौरी वंश गजनी क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, मुल्तान क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया जीतकर, सिंध भी क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। आई बात समझ में। अब उसका सामना क्या मतलब गुजरात क्षेत्र में राज करने वाले सोलंकी राजवंश के राजा भीमसेकन से होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो मुल्तान को क्षेत्र को जीत लिया, सिंध के क्षेत्र को जीत लिया, अब ये इधर की ओर आएगा ताकि पूरा भारत को, दक्षिण भारत को, उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में कर सके, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भीमसेकन राज कर रहे थे, लेकिन भीमसेकन ने इस मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। यह पहला युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है। यह घटना 1168 की है, ठीक है। तो 1178 में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है भीमसेकन के द्वारा। साथियों जब ये पराजित हो जाता है ना तो बहुत निराशा में भर जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेना की मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगता है इसको। तो वापस गजनी जाते हुए ये है गजनी, तो इन्होंने गजनी जाने के लिए इस रूट का रास्ता चुना और यहाँ पास पड़ता है भटिंडा, ठीक है, यहाँ पास पड़ता है भटिंडा, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में जो चौहान वंश के बॉर्डर पर ही पड़ता है, ठीक है। तो जो चौहान वंश राज कर रहे थे ना राजस्थान में, तो इसी उसके बॉर्डर पर ही भटिंडा है। तो भटिंडा के दुर्ग जो किला है उस पर विजय फतेह हासिल कर लेता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। जब वापसी जा रहे थे गजनी तो इस क्षेत्र में भटिंडा पड़ा जो चौहान वंश के बॉर्डर में था, ठीक है। तो इन्होंने भटिंडा के किले दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया, जीत कर लिया। तो यही से एक्चुअल में साथियों क्या हुआ, तराइन के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार होता है, ठीक है। तो चौहान वंश के अंडर में आने वाले दुर्ग किले भटिंडा किले को जीत लेता है। यहीं से एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान वंश के मुखिया और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के युद्ध होने का एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो तराइन के युद्ध बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने का भी संभावना है, ठीक है। मैं साथियों आपको बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आई बात समझ में। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो जाता है, ठीक है। पहला तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है, ठीक है। साथियों कहते हैं कि 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। लेकिन उनको मौत के घाट नहीं उतारा था, ठीक है। उनको कभी मृत्युदंड नहीं दिया था। यही कारण है कि साथियों मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान को जीतने के लिए अटैक कर रहे थे, भारत को जीतने के लिए बार बार आक्रमण कर रहे थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत था, तो राजपूत का एक आदर्श वाक्य क्या है कि हम कभी निहत्थे को नहीं मारते, ये हमारे लिए बेकार की बातें हैं।
तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी युद्ध में तो हार जाता था, लेकिन इसको मौत के घाट इसलिए नहीं उतारते थे क्योंकि इसके पास हथियार ही नहीं रहता, मतलब हथियार ही नहीं रहता था युद्ध में भाग लेने के लिए, क्योंकि इनके सेना ने मोहम्मद गौरी को की सेना को और मोहम्मद गौरी को पराजित कर चुका, मतलब कर ही देते थे, ठीक है, लेकिन मौत के घाट नहीं उतारते थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन मौत के घाट नहीं उतारता था, ठीक है। जब 1191 में तराइन के पहला युद्ध में गौरी हार जाता है ना, तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। तो इस तराइन के दूसरा युद्ध, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है। साथियों 1191 में हारने के बाद एक साल पूरा टाइम लेते हैं अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए, तैयार करने के लिए, ताकि पृथ्वीराज चौहान को हरा सके, ठीक है। मोहम्मद गौरी सोचता है कि मेरा पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली है, इतना पराक्रमी शासक है कि इनको हराना हमारे बस की बात नहीं है। ये कौन सोचता है? मोहम्मद गौरी। उन्होंने दिमाग लगाया। देखो पृथ्वीराज चौहान वंश का मुखिया था जो यहाँ पे राज कर रहे थे, और गढ़वाल वंश का राजा कौन था? जयचंद। इन दोनों के बीच शत्रु का भाव था, ठीक है, शत्रु था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में शत्रु का भाव था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र के राजा जयचंद को अपने अंडर में मिला लिया। अपने अंडर में इसलिए मिलाया, यह शर्त रखकर मिलाया कि अगर मैं इस क्षेत्र को जीत जाता हूं तो दिल्ली को आपको राज करने के लिए दे दूंगा। ये किसने कहा था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को यह शर्त रखा था कि विजय करने के बाद, ठीक है, दिल्ली को आपको दे दूंगा राज करने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, इसको भी मार दिया मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। आई बात समझ में? तो हारने का मुख्य कारण क्या था? धोखाबाज। कौन दिया था धोखाबाज? भारत के ही शासक जयचंद ने, ठीक है। यहीं से एक्चुअल में जिन लोग देशद्रोही होते हैं ना, जिन लोग धोखा देते हैं हमारे देश को, उसको जयचंद करके संबोधित करते हैं, क्योंकि भारत में जयचंद ने ही धोखा दिया था और जो गुलामी की ओर लगातार धकेलने के प्रयास कर रहे थे मोहम्मद गौरी। आई बात समझ में? साथियों जिस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है, उसी मोहम्मद गौरी ने उसी जयचंद के खिलाफ चंदावर के युद्ध 1194 में लड़ाइयाँ करते हैं जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है। आई बात समझ में? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था। एक्चुअल में चंदावर के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद एक मुस्लिम शक्ति का वास्तविक प्रभुत्व स्थापित होता है। आई बात समझ में? इसको फटाफट रिविजन करा देता हूं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बार बार दोहरा कर आपको समझाया हूं, ठीक है। तो साथियों मोहम्मद गजनवी के दो पुत्र थे, मशहूद और मोहम्मद, ठीक है। इनको अपने जीता हुआ क्षेत्र को दोनों भाइयों में बांट देता है, लेकिन मशहूद ने मोहम्मद को मारकर अपने पूरा क्षेत्र को विजित कर लेता है, ठीक है। साथियों जब गजनी बहुत कमजोर हो जाता है तो गोरी क्षेत्र में गोरी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन जहां सोज करते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन जहां सोज की मृत्यु के बाद सैफुद्दीन गोरी राज करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। सैफुद्दीन गोरी ने गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन को जेल से रिहा करता है। आई बात समझ में? साथियों गयासुद्दीन जो कि गोरी राजवंश के शासक थे, इन्होंने गजनी को जीता और इस गोरी राजवंश में मिला लिया। आई बात समझ में? और गजनी को अपने क्षेत्र में मिलाने के बाद इस क्षेत्र में मोहम्मद गौरी जो शिहाबुद्दीन था उसको इस क्षेत्र में नियुक्त करते हैं। अब उसके पास 4 दिशा थी शासन के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए। उत्तर में हैरात और पश्चिम में ख्वारिज्म और दक्षिण में खुरासान और पूर्व की ओर भारत, ठीक है। लेकिन खैरात, ख्वारिज्म और खुरासान के क्षेत्र में जिन शासकों ने शासन कर रहे थे वे बहुत ज़्यादा मजबूत था, और जो मजबूत शासक थे, मजबूत व्यक्ति से कोई पंगा नहीं लेता, कमज़ोर से ही लेता है। तो ऐसे तो भारत का राजपूत कोई कमज़ोर नहीं था, लेकिन एक दूसरे से बटा हुआ था। जो हार का और पराजय का मुख्य कारण था राजपूतों का, ठीक है। अब इसका ध्यान इधर गया तो सबसे पहले इन्होंने 1175 में मुल्तान पर अटैक किया। मुल्तान में किस पर अटैक किया? तो करमाथी जाति पर अटैक किया और मुल्तान को अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद मुल्तान को जीतने के बाद इस सिंध क्षेत्र में आया और सब्रू जाति को पराजित करने के बाद अपने अंडर में सिंध को भी मिला लिया। 1178 में सोलंकी शासक भीम द्वितीय के साथ युद्ध होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है। जब हार जाता है तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और ये गजनी जाने के लिए इस रूट से
इस रूट की ओर जाता है। सिंध, मुल्तान, पंजाब से गजनी जाने के लिए इनका मन करता है, लेकिन इसी क्षेत्र में भटिंडा पड़ता है जो चौहान वंश के बॉर्डर पर है। ठीक है, भटिंडा किले को जीत जाता है और चौहान वंश आग बबूला हो जाता है कि मेरे क्षेत्र को जीत ले, क्योंकि ये पराक्रमी शासक भी था। साथियों, यह तराइन के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार करता है। दुर्ग किले को जीतना, दुर्ग भटिंडा को जीतना, ठीक है, तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तराइन के युद्ध 1191 में होता है, पहला युद्ध जिसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है। ठीक है, 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पद का लालच देकर कि आपको मैं दिल्ली का शासक नियुक्त करूंगा करके अपने अंडर में कर लेता है मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। ठीक है, 1154 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। साथियों, इतने सारे क्षेत्र को विजित करने के बाद मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला जाता है और जीता हुआ क्षेत्र को अपने गुलामों को दे देता है ताकि उन गुलामों के माध्यम से शासन कर सकूं। ठीक है, तो इस दिल्ली के क्षेत्र में साथियों, इस दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के तौर पर नियुक्त करता है। आई बात समझ में? तो दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के तौर पर नियुक्त करता है शासन करने के लिए, और बंगाल की ओर बख्तियार खिलजी को शासन करने के लिए सौंप देता है। ठीक है, तो दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक, इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी, और सिंध के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को जीता था ना सिंध के क्षेत्र में सिब्रू को हराने के बाद, तो सिंध के क्षेत्र में साथियों कुवाया नाम का एक शासक था, उसको सौंप दिया कि आप सिंध क्षेत्र को संभालो गुलाम के तौर पर। इस गजनी के क्षेत्र में साथियों एक यालदौज नाम का एक शासक था, उनको सौंप दिया था राज करने के लिए। तो इनका 4 गुलाम था। दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक, बंगाल के क्षेत्र में बख्तियार खिलजी, सिंध के क्षेत्र में कुवाया, और गजनी के क्षेत्र में यालदौस। ठीक है, गजनी के क्षेत्र में इसलिए इनको नियुक्त किया यालदौस को क्योंकि ये युद्ध करते करते बहुत थक चुका था और बूढ़ा भी हो गया था। आई बात समझ में? तो साथियों, आपको एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी के समय में ही जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आया था उसी समय मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत पर आया था। ठीक है, तो साथियों, यह प्राचीन भारत का इतिहास शानदार तरीके से पूरा खत्म हो चुका है। और जो लास्ट वीडियो है ये टर्की आक्रमण प्राचीन भारत का, मैं इसको बहुत शानदार तरीके से डिटेल में अच्छे से बताया हूँ ताकि आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन अच्छे से बने और मेंस का भी क्वेश्चन आपको तरीके से बने। आपको साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा प्राचीन भारत के श्रृंखला खत्म हो चुका है। साथियों, मेरा अंदाजा है कि मैंने प्राचीन भारत पर लगभग 42 वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, मुझे 42 वीडियो इसलिए क्योंकि मैं हर इतिहास के पार्ट को बारीकी में जाकर तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, आधा नंबर में इंसान चूकता है। मैं जान रहा हूँ, मेरा एक साथी है मात्र 2 नंबर से नायब तहसीलदार बनने के लिए चूक गया। आप सोच सकते हो 2 नंबर क्या होता है। ठीक है, ये 2 नंबर